स्वागत है आपका अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस में। आज मैं आपके साथ कुछ टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपकी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में। इसके साथ ही जब आप यूपीएससी की तैयारी करने के लिए जाते हैं और जब आप इंडियन सोसाइटी वाले सेगमेंट को पढ़ते हैं तो जिन टॉपिक की आज हम चर्चा करने वाले हैं वो इंडियन सोसाइटी वाले सेगमेंट में आपको भारत की सामाजिक व्यवस्था, प्राचीन सामाजिक सामाजिक व्यवस्था या वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिलेबस में जब आप देखेंगे तो सोसाइटी का पूरा एक सेगमेंट जोड़ा गया है जहां आपको भारतीय समाज को पढ़ना है। तो उस भारतीय समाज को पढ़ने के संदर्भ में भी आपको इस टॉपिक को जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम मुख्य तौर पे वर्ण आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था को मुख्य रूप से देखेंगे। इनके अंतर को भी देखेंगे, इनकी समानताओं को भी देखेंगे और इसके साथ हम इसमें पुरुषार्थ की चर्चा भी करेंगे और किस प्रकार जो पुरुषार्थ है वो आश्रम व्यवस्था को आधार प्रदान करता है, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो मोस्टली हम जिन टॉपिक की बात कर रहे हैं वो मैं आपको सीधा टॉपिक में सिलेबस दिखा देता हूं आपको, एमपीपीएससी के प्रीलिम्स का सिलेबस जहां सीधे सीधे शब्द लिखे हुए हैं, है ना। पहले वो बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा लिख के भी कि हम किन चीजों की चर्चा करेंगे आने वाले 2-3 क्लास में। मोटा मोटी जो भारत का प्राचीन इतिहास है, बेसिक तौर पे जो सामाजिक इतिहास है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसमें वैदिक कालीन समाज को हम मुख्य रूप से देखेंगे, उसकी हम चर्चा करेंगे और उसकी रैशनैलिटी को मैं बताऊंगा, उसकी तार्किकता को बताऊंगा कि कितना तार्किक भारतीय समाज हुआ करता था वैदिक टाइम पे, वैदिक पीरियड में, और क्या वो तार्किकता आज संभव नहीं है। क्या उस तार्किकता को अगर आज समाज में ले आया जाए तो समाज का स्वरूप क्या होगा, इस बात की भी चर्चा करेंगे। क्योंकि यूपीएससी ने पिछले वर्ष 2023 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है सीधा सीधा, और वो पूछता है कि वैदिक कालीन जो समाज था उसमें जो पाई उसकी क्या विशेषताएं थी और क्या वो विशेषताएं वर्तमान में प्रासंगिक हैं, क्या उन विशेषताओं को वर्तमान में यूज किया जा सकता है। तो इसकी रिलेवेंसी को भी हम देखेंगे कि वर्तमान में उसकी क्या रिलेवेंसी है। बहुत हॉलिस्टिकली हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ में जब आप एमपीपीएससी की तैयारी के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो मुख्य तौर पर प्रीलिम्स के सिलेबस में ये टॉपिक लिखा हुआ है, तो प्रीलिम्स के एंगल से जो चीजें जरूरी होंगी, नेसेसरी होंगी, वो भी मैं आपको हाईलाइट करते चलूंगा। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है मुख्य तौर पे वर्ण आश्रम व्यवस्था, वर्ण आश्रम पुरुषार्थ। अब वर्ण आश्रम जो है उस पहले आपको वर्ण व्यवस्था पढ़ना पड़ेगा, तब आपको वर्ण आश्रम व्यवस्था समझ में आएगी। ठीक है, एक होती है आश्रम व्यवस्था, एक होती है वर्ण व्यवस्था, और इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो ये बनती है वर्ण आश्रम व्यवस्था। ठीक है, इसको देखेंगे हम, इसको आज कवर करेंगे हम। इसके साथ ही आज जो हम आज की क्लास में जिसको हम कवर कर सकते हैं या कोशिश करेंगे करने की, वो है इसमें मुख्य तौर पे मुझे वो टॉपिक दिख नहीं रहा है अभी, उसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था। ठीक है, हम उसको देखेंगे, अगली क्लास में देखेंगे। और इसके अलावा हम ऋण संस्कार पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऋण क्या होते हैं, कौन कौन से ऋण होते हैं, भारतीय वैदिक कालीन समाज में किस तरीके के ऋणों को माना गया, संस्कार क्या होते हैं, कर्म सिद्धांत और पुनर्जन्म की हम बात करेंगे मुख्य तौर पे, है ना। 5 महायज्ञ जो हैं इनकी हम चर्चा करेंगे, ये कौन से 5 महायज्ञ हैं और ये क्यों उस समाज में इतने लोकप्रिय हुआ करते थे, क्या सोच थी उस समय के समाज की इन यज्ञों को लेकर, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, आप इस पूरे सिलेबस को देखेंगे भारतीय इतिहास के तो बहुत ही शानदार और बहुत बृहद सिलेबस है और बहुत ही अलग और डायनामिक चीजें दी गई हैं। ये कई बार कुछ लोगों को मैंने देखा है कि इस सिलेबस पे एलिगेशन लगाते हुए दिखते हैं कि ये जो सिलेबस है ऐसा लगता है कि किसी एक बॉडी ने बनाया है और किन्हीं स्पेशल चीजों को डाल दिया है। बट मैं आपको बता दूं, वो मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं उस समय कोई धर्म नहीं हुआ करता था। जैसे वैदिक पीरियड में कौन सा ईसाई धर्म आ गया था देश के अंदर, ये कौन सा बुद्ध धर्म आ गया था, या कौन सा जैन धर्म आ गया था, या कौन सा मुसलमान धर्म आ गया था, या कौन सा सिख धर्म आ गया था। कोई धर्म ही नहीं था, ना पारसी था ना यहूदी था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदुज्म की बात है, हिंदू धर्म की बात है। इन लोगों को भी नहीं पता था कि ये हिंदुज्म की बात कर रहे हैं या किसी धर्म की बात कर रहे हैं। ये तो बात है सनातन की। सनातन मतलब एक प्राचीन धर्म, धर्म मतलब ड्यूटी से होता था। अब यहां ड्यूटी दो तरीके की ड्यूटी होती थी, एक व्यक्ति की ड्यूटी में विश्वास करते थे ये लोग, और एक प्रकृति की ड्यूटी में भी विश्वास करते थे। ये मानते थे कि प्रकृति भी
प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन नियमों के अनुसार प्रकृति चलती है। ऐसे ही इन्होंने व्यक्ति के नियम निर्धारित किए और कहा कि व्यक्ति इन नियमों के आधार पर अपना जीवन जिएगा। अगर व्यक्ति इन नियमों के आधार पर जीवन जिएगा तो एक व्यक्ति जो है एक शानदार जीवन व्यतीत करेगा और अंतिम रूप से आध्यात्मिक उन्नति के रूप में उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार प्रकृति जब अपने नियमों का पालन करती है तो एक बेहतर समाज और सुंदर समाज का निर्माण करती हुई प्रतीत होती है ना। तो बहुत अलग चीजें नहीं है, आप इनको सबको कोरिलेट करके देखेंगे तो बहुत ही शानदार और बहुत बृहद समझ आपकी विकसित होगी इस संदर्भ में। तो जो एलिगेशन लगते हैं पहले उस पर मैं हिट करता हूं और आपको बताता हूं कि एलिगेशन बेबुनियाद और बाहियात एलिगेशन है कि हिंदुओं के की बॉडी ने ये सिलेबस बनाया है, हिंदुओं को फेवर करता है। ये सिलेबस जो है, अब यहां जो आप देखिए यहां वेद की बात हो रही है। अब ऋग्वेद जब लिखा जा रहा है जब कोई धर्म ही नहीं है। ये बात है भारतीय उपमहाद्वीप की, ये बात भारतीय उपमहाद्वीप की है, ना कि हिंदुज्म की, ना कि किसी अन्य धर्म की। यहां हम जो चीजें पढ़ेंगे ये किसी धर्म विशेष को ध्यान में रख के नहीं पढ़ेंगे, हम एक कल्चर जो भारतीय कल्चर है, भारतीय समाज है, जो भारतीय संस्कृति है, उसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे, है ना। तो एलिगेशन लगाने वाले कम से कम इतिहास को ठीक से जान लें, समझ लें कि वो एलिगेशन किस बात पे लगा रहे हैं, ठीक है। मूर्खता का परिचय अपना बार बार ना दें, ठीक है। और इस मूर्खता में शिक्षक भी कम नहीं है, कई शिक्षकों को भी मैंने इस तरीके के एलिगेशन लगाते हुए देखा है, पर मुझे समझ में नहीं आता कि वो पढ़ा क्या रहे हैं इतने सालों से, वो किस चीज की बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, उनकी समझ कहां है, उनकी समझ किस हद तक विकसित हुई है। खैर बहरहाल हम टॉपिक पे वापस आते हैं और हम आज क्या करेंगे, अब मैं आपको जल्दी से पॉइंट आउट कर देता हूं। पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास में वो होगा वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था क्या है इसको हम देखेंगे। जब वर्ण व्यवस्था को हम देख लेंगे तो इसमें हम दूसरा देखेंगे आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या है। तीसरा हम इसमें देखेंगे जो आपके सिलेबस में लिखा है वर्ण आश्रम व्यवस्था। अब ये वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या होती है इसको देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे ऋण क्या होते हैं, संस्कार इनको देखेंगे। इसके बाद पंच महायज्ञ इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, पंच महायज्ञ क्या है ना। इसके अलावा जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वैदिक पीरियड की सीरीज में, उसमें वेदों को देखेंगे, उपनिषद को देखेंगे, ठीक है, वेदों को देखेंगे, उपनिषद को देखेंगे, है ना। और इसके अलावा जो बची हुई चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है उनको भी हम साथ साथ कवर करेंगे। मुख्य तौर पे इन चीजों को तो हम कवर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं आज हमारे टॉपिक की जो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था से हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। वर्ण व्यवस्था, वर्ना सिस्टम, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, वर्ना सिस्टम, ठीक है। इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हम किस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं वर्ना सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, तो मैं वैदिक पीरियड की बात कर रहा हूं। वैदिक पीरियड मतलब ऋग वैदिक पीरियड, लगभग आज से कईयों हजार साल पूर्व, 3500 साल पुरानी हम बात कर रहे हैं। 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको हम मुख्यतः वैदिक पीरियड के तौर पर देखते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 1500 से बीसी से लेके 1000 बीसी तक शुद्ध रूप से वैदिक पीरियड होता है। शुद्ध रूप से वैदिक पीरियड, यहां तक वैदिक पीरियड माना जाता है। लेकिन फिर वैदिक पीरियड में 1000 बीसी के बाद परिवर्तन आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ये जो पीरियड था 1500 से लेके, इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां जो चीजें थी वो बहुत ही लॉजिकल और रैशनल, कहें कि इक्वलिटी प्रदान करने वाली लोगों को, है ना, जस्टिस प्रोवाइड कराने वाली, इस तरीके की चीजें थी। और ये सब चीजें आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलती है। आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा उसके बाद मैं आपको जो वर्ण व्यवस्था में जो चीजें हैं, क्या उनको संविधान में जगह मिली है क्या नहीं, क्या ये चीजें रैशनल थी कि नहीं, क्या समाज में इन चीजों का आज पालन हो रहा है कि नहीं,
इस बारे में भी आपको वर्तमान परिदृश्य से चर्चा करूंगा, ताकि आपकी समझ इस पूरे टॉपिक को लेके हॉलिस्टिकली बेहतर हो सके। तो देखिए, हम टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं? लगभग 1000 से, मतलब 1500 से 1000 बीसी, इस समय की हम बात कर रहे हैं वर्णा सिस्टम में। तो मुख्य तौर पे जब आप देखेंगे, वर्ण आपने सुने होंगे वर्ण व्यवस्था में, तो वर्ण व्यवस्था में मुख्य रूप से समाज को, अच्छा पहले एक चीज समझ लो कि वर्ण व्यवस्था थी क्यों, है ना। वर्ण व्यवस्था थी क्यों, क्या कारण था, वर्ण व्यवस्था के होने का कारण क्या था। फिर हम आते हैं कि वर्ण व्यवस्था में किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया गया था, है ना, 4 जातियों में, है ना, ये 4 वर्णों में, जाति ना कहें अभी, क्योंकि अभी ये वर्ण व्यवस्था है, अभी जाति व्यवस्था नहीं है। धीरे से आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे एक टाइम फेज में, उत्तर वैदिक पीरियड में, ये जो है वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कन्वर्ट हो जाती है। तो वर्ण व्यवस्था थी क्या, ओरिजिनली वर्ण व्यवस्था क्या थी? क्या थी या क्यों थी, है ना, इसको देखते हैं। तो आप देखेंगे जो वर्ण व्यवस्था थी, समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमेशा नियम, कायदे, कानूनों की आवश्यकता होती है। आज भी आप देखें भारत में, तो भारत का संविधान जो है भारत की सारी राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करता है, और उसी के अनुरूप जो है भारत देश का संचालन हो रहा है। इसी प्रकार जब आप पुराना सिस्टम देखेंगे, तो वहां देश की कोई ऐसी टेरिटरी तो डिवाइड नहीं थी कि ये मेरा देश, ये उसका देश, ये उसका देश। तो किसी भी समाज को, जो समाज का समूह होता था, उस समाज के समूह को संचालित करने के लिए, या मनुष्य के क्रियाकलापों को संचालित करने के लिए, क्योंकि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक ऐसा जीव है, ऐसा जो जिसको बांधने के लिए कई सारे नियमों की आवश्यकता होती है, कई सारी एसओपीज बनानी पड़ती है हमें, है ना। तो उस समय के लोगों ने समाज को नियंत्रित करने के लिए, समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए एक व्यवस्था की शुरुआत की, उसको हमने कहा वर्णा सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, है ना। तो वर्ण व्यवस्था थी क्यों? वर्ण व्यवस्था का एक बहुत ही शानदार ऑब्जेक्टिव था कि समाज को सुचारू रूप से संचालित करना, समाज को सुचारू रूप से संचालित करना, इसका एक प्राइमरी उद्देश्य था। साथ ही और अगर बात करें तो व्यक्तियों के कार्यों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करना, कि किसका क्या कार्य होगा और किसकी क्या ड्यूटीज होगी, ये हमें वर्ण व्यवस्था करती हुई दिखाई देती थी। क्या भारत का संविधान भी यही करता हुआ दिखता है? आप सोच के देखिएगा, क्या भारत का संविधान भी भारतीय समाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नियम कानून बनाता है? क्या भारत का समाज भी व्यक्ति के कार्यों और कर्तव्यों का निर्धारण करता हुआ हमें दिखता है? क्या व्यक्ति के अधिकार, और जो वर्ण सिस्टम था वो व्यक्ति के अधिकारों की बात भी करता है, व्यक्ति के अधिकारों पर भी वर्ण सिस्टम में बल दिया जाता है। व्यक्ति, क्या ये सारी चीजें संविधान में दिखती है? हाईलाइट कराते चलूंगा मैं, बस आप पॉइंट आउट नोट करते चलिएगा इस चीजों को, पता नहीं दिखती है कि नहीं, हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी क्या। अब वर्ण व्यवस्था में आप देखेंगे तो सबसे पहला जो वर्ण था वर्ण व्यवस्था में, उसको कहा जाता था ब्राह्मण, और दूसरा जो वर्ण था उसको हम कहते थे क्षत्रिय, तीसरा जो वर्ण था उसको वैश्य के नाम से जाना जाता था, और चौथा जो वर्ण था वो शूद्र के नाम से जाना जाता था। मैं आपको एक चीज हाईलाइट कर देता हूं, आपको इंडिकेट कर देता हूं, समझा देता हूं कि आप जब इस टॉपिक को पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो सारे के सारे प्री एजम्पशन जो है आपके पूर्वाग्रह, उनको हटाकर न्यूट्रल होकर पढ़िएगा, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक लॉजिकल सिस्टम था। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को आज के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश मत करिएगा। ये जो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, ये कोई जातियां नहीं थी, ये कर्म के हिसाब से विभाजन था।
अब आप आगे समझेंगे कि कैसे। तो ये जो वर्ण व्यवस्था थी मुख्य रूप से उसमें 4 वर्ण माने जाते थे, एक ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। और इसमें ब्राह्मण जो था इसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, इसको श्रेष्ठ था, मतलब सबसे ऊंचा ब्राह्मण माना जाता था। अब ब्राह्मण सबसे ऊंचा माना जाता था तो यहां लोगों को दिक्कत होती कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा क्यों होगा। ब्राह्मण जो था उसका कार्य आप समझें तो ये ज्ञान के संचालन से संबंधित था, ज्ञान देता था। और दूसरा नैतिक या सामाजिक जो नियम है उनका निर्माण करता था। जैसे हमारी संविधान सभा ने संविधान को बनाया, ऐसे ही वर्ण व्यवस्था में जो ब्राह्मण वर्ग होता था वो समाज के नैतिक और सामाजिक नियमों का निर्माण करता था कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, है ना। समाज में व्यक्तियों के क्या कर्तव्य होंगे, क्या उनके अधिकार होंगे, इन सब चीजों को कौन बताता था? ब्राह्मण बताता था। ब्राह्मण मतलब आज का आप लेजिस्लेचर समझ लें, इसको ब्राह्मण कहा। क्षत्रिय क्या होता था? क्षत्रिय जो था वो मुख्यतः राजनीतिक गतिविधियों से संलग्न था। राजनीतिक गतिविधियों से संलग्न था कौन? क्षत्रिय। या इसके साथ ही ये राज्य को जो है या समाज को सुरक्षा प्रदान करता था। किसको? राजनीतिक गतिविधियों से, और सुरक्षा प्रदान करता था किसको? राज्य को या समाज को सुरक्षा प्रदान करता था। इसलिए ये श्रेणी में दूसरे नंबर पे आता था, क्योंकि ये जो ब्राह्मण था ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, इसके बहुत सारे सेक्रीफाइस होते थे। ब्राह्मण चोरी, हिंसा, मदिरापान, त्याग जैसे कई चीजों की बलि देता था। ब्रह्मचर्य का पालन करना, ठीक है, जीवन भर जो है लहसुन प्याज का त्याग करना, इस तरीके की चीजें भी थी। और भी कई तमाम चीजें जिनका ब्राह्मण त्याग करता था। ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब आज के ब्राह्मण से आपकी उसकी तुलना मत कीजिएगा। आज के ब्राह्मण तो कहीं ब्राह्मण ही नहीं, ब्राह्मण का मतलब था जो ब्रह्म को जानता था। और ब्रह्म को जानने वाला व्यक्ति कितना विराट होगा आप समझ सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। उसमें इमोरलिटी जैसी चीज होती नहीं थी, अनैतिकता जैसी चीज होती नहीं थी, इसलिए लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। और अगर वो कुछ गलत करता हुआ पाया जाता था तो दंड के भी बहुत कठोर प्रावधान थे, है ना। बाद में तो चीजें बदल गई कि ब्राह्मण को जो है दंड नहीं मिलेगा, ऐसा बना दिया गया। लेकिन उस शुरुआती समय में ये जो जातियां थी ये एक दूसरे से हायरार्की में एक ऊपर नीचे, मैं आपको बता रहा हूं पढ़ाने के क्रम में कि ये श्रेष्ठ माना जाता था, ये श्रेष्ठ माना जाता था। पर ग्राउंड लेवल पे देखें तो अगर इस व्यक्ति ने कोई पाप किया, वैश्य ने, और ब्राह्मण ने कोई पाप किया है तो दोनों को एक जैसी सजा मिलती थी। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ब्राह्मण का जो कार्य है ज्ञान के संचालन का, और शूद्र का जो कार्य है सेवा करने का, जैसे आज धोबी सेवा करता है, नाई सेवा करता है आपकी, तो उन दोनों कार्यों में बहुत अंतर नहीं था उस समय। आज अंतर है लेकिन उस समय कोई अंतर नहीं था। तो कार्यों के स्तर पर सभी के कार्य एक समान थे। ये जैसे क्षत्रिय जो काम कर रहा है तो क्षत्रिय राज्य को सुरक्षा प्रदान कर रहा है ना। तो उस संदर्भ में हम कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो है राज्य को चलाने के लिए नियम बना रहा है, क्षत्रिय राज्य को सुरक्षा दे रहा है। वैश्य क्या करता था? वैश्य जो है आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होता था। आर्थिक क्रियाकलाप वैश्य का काम था। तो कुल मिला के कहें कि वैश्य जो है लोगों के पेट भरने का काम करता था, भोजन का काम करता था। और फिर होता था शूद्र। शूद्र क्या करता था? शूद्र मतलब सेवक थे, एक प्रकार के सेवा करते थे। अब इस व्यवस्था में देखिए आपको एक नियम बनाने वाला समूह दिख रहा है, एक उन नियमों का क्रियान्वयन कराने के लिए एक समूह दिख रहा है, और वो ही समूह सुरक्षा प्रदान कर रहा है। एक वर्ग दिख रहा है जो देश के अंदर, राज्य के अंदर आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, और एक वर्ग दिख रहा है जो सेवक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहा है। इस मॉडल को हम आज के भारत पर, आज के संविधान पर लागू करके देखते हैं। एक वर्ग है जो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस वर्ग की बात कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं संसद में विधायिका। एक वर्ग है जो राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है,
राज्य को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकार, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में कौन? कार्यपालिका मुख्यतः। एक जो वर्ग है, किसान वर्ग हो गया, मुख्य तौर पे व्यापारी वर्ग हो गया, वो देश में आर्थिक गतिविधियों का संचालन कर रहा है, लोगों का पालन पोषण कर रहा है, तो एक वर्ग वो हो गया। शूद्र, एक वर्ग जो सेवा कर रहा है। जैसे आज देखें, आप सिविल सर्वेंट बनने के लिए जा रहे हैं, आप शूद्र हैं, आप सेवक हैं, तो इस सिस्टम में सेवा करने वाले को शूद्र कहा गया। अब शूद्र छोटा तो नहीं हो गया, वो तो सेवा कर रहा है। अब इस बात का निर्धारण कैसे हुआ? एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि कौन व्यक्ति ब्राह्मण की कैटेगरी में होगा, कौन क्षत्रिय की में होगा, कौन वैश्य में होगा, कौन शूद्र में होगा। यही जो बात है, ये जो बात है कि ये सबसे बेहतर बनाती है इस पूरे सिस्टम को। हमने 4 वर्णों में बांट दिया, तो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण थे। जैसे एक पिता के 4 पुत्र हैं, ऐसा मान लीजिए। तो जो पिता है, घर का मुखिया, घर का मुखिया है ना पिता। अब मान लीजिए उसके 4 बेटे हैं, और 4 बेटे अब एक जैसे तो हो नहीं सकते। एक बेटा किसी काम में निपुण होगा, दूसरा बेटा किसी काम में निपुण होगा, तीसरा बेटा किसी काम में निपुण होगा, और जो चौथा बेटा है किसी काम में निपुण होगा। तो पिता उसकी गतिविधियों को देखता था, और पिता उसकी गतिविधियों को देखकर ये निर्धारित करता था कि ये जो है, जो ज्ञान वाला जो सेगमेंट है जिसके अंदर ज्यादा होता था, जो बौद्धिक चीजों में रुचि लेता था, जो समाज के संचालन के लिए नई चीजों को सोचता था, उसको, या जो ज्ञान देने की इच्छा रखता था ज्ञान प्राप्त करके, उसको, उस बच्चे को वो ब्राह्मण कैटेगरी में डाल देता था। एक बच्चा जो बलशाली था, थोड़ा आक्रामक था, जिसके अंदर भावनात्मक थी, जिसके अंदर राष्ट्र प्रेम जैसी चीजें थी, उसको वो क्षत्रिय की कैटेगरी में डालता था। एक बच्चा जो आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा संलग्न होता हुआ दिखाई देता था, व्यापारी टाइप का माइंडसेट था उसका, है ना, तो उसको उसने जो है वैश्य की कैटेगरी में डाल दिया। और एक बच्चा था जो सेवा करने का भाव जिसमें था, है ना, जैसे आपने भी देखा कि कई लोग होते हैं जो बहुत आगे आके काम नहीं करते, खुद वो पीछे से बैकएंड से काम करते रहते हैं, सेवा देते रहते हैं, है ना, कि अरे आप करो, मैं तो बस सपोर्ट करूंगा, आपको सेवा करूंगा, है ना। तो उस तरीके का माइंडसेट तो आज भी हमें समाज में देखने को मिलता है। जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, आप अपने घर में, परिवार में, अपने समाज में, लोगों में, रिश्तेदारों में उठा के देखिए, आपको ये 4 प्रवृत्ति के लोग दिखाई देंगे। लेकिन पिता इतना तार्किक था कि वो विभेद नहीं करता था, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मेरा बेटा इस शूद्र बन रहा है, क्योंकि शूद्र कोई बुरी चीज होती ही नहीं थी, ये तो बाद में जाके बुरी हो गई। तो पिता जो है उसको उसकी रुचियों के हिसाब से, किसकी? बच्चों की रुचि के हिसाब से। अब पिता क्या कर रहा है यहां पे? तो बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग वर्ण का निर्धारण होता था। तो ये काम या तो पिता करता था, ठीक है, घर में, या कौन करता था? जो गुरुकुल था, जहां बच्चा शिक्षा लेने जा रहा है, तो 10-12 साल तक जहां शिक्षा लेता था बच्चा, तो 10-12 साल की उम्र तक जो टीचर है वो उस बात को समझ जाते थे कि इस बच्चे में किस तरीके के गुण हैं। तो दूसरा, एक तो पिता कर सकता था ये काम, दूसरा कर सकता था शिक्षक या गुरु, ये काम कर सकता था शिक्षक या गुरु। आप सोचेंगे कि शिक्षक और गुरु जो है, आज के समय से ये शिक्षक और गुरु को कंपेयर मत कीजिएगा ना। उस समय के शिक्षक और गुरु बहुत उच्च लेवल के शिक्षक और गुरु होते थे, और वो चीटिंग नहीं करते थे। जिस व्यक्ति में जो क्षमता है, जो अभिक्षमता है, वो उसी के आधार पर कैटेगराइजेशन करते थे। और इसमें कुछ संभावना भी होती है कुछ त्रुटि की, तो हमेशा इस बात की संभावना बनी रहती थी कि कई बार अगर शिक्षक से कोई गलती हो जाए उसको चुनने में, उसकी रुचि को, तो जब वो आगे काम करने लगता है उस वर्ण में जाकर, लेकिन उसकी, जैसे कोई व्यक्ति है वो आर्थिक गतिविधियों में, शिक्षक से उसको चयन किया कि ये जो व्यक्ति है आर्थिक गतिविधियां करेगा, लेकिन देखते हैं धीरे धीरे वो जो है उसका जो पक्ष है वो बल, आक्रामकता, राष्ट्र प्रेम की तरफ ज्यादा जाता है, तो उसको जो है, उस व्यक्ति को या उस बच्चे को वैश्य से मूव कर दिया जाता है, कहां? क्षत्रिय वर्ण में। वो अपने आप ही उसमें शिफ्ट हो जाता है। तो यहां पर ये सिस्टम भी था कि आप जो है अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकते थे, किसके माध्यम से? कार्यों के माध्यम से, है ना। तो शिक्षक और गुरु इस बात का निर्धारण करता था कि किस बच्चे में किस प्रकार के गुण हैं, इस बात का निर्धारण किया जाता था।
अब सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं हैं वो अगर वो काम करता है तो ये समाज के लिए बहुत बेहतर होगा। इसको जब आप एथिक्स पढ़ते हैं, आप अपनी नैतिकता वाला सेगमेंट पढ़ते हैं, तो आप उसमें एक एप्टीट्यूड नाम का शब्द सुनते हैं। क्या? एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड पढ़ते हैं। अभिक्षमता। जब क्षमता के बारे में सोचा गया, जाना गया और इस पर स्टडी हुई वाकई, तो ये पाया गया कि हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। हर व्यक्ति की क्षमताएं हैं और सीमित है। तो इन क्षमताओं में कुछ व्यक्ति किन्हीं प्रकार के कामों में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं और कुछ व्यक्ति किन्हीं प्रकार के कामों में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। तो कुल मिला के हर व्यक्ति सब काम नहीं कर सकता, ये तो है, और कुछ व्यक्ति कुछ काम में बहुत ज्यादा निपुण होते हैं। अगर हम इस अभिक्षमता को समझ लें, व्यक्ति की अभिक्षमता जन्मजात होती है और उसको परीक्षण और के माध्यम से और परिष्कृत किया जाता है, उसको और बढ़ाया जा सकता है। अगर हम उसकी अभिक्षमता, उसकी रुचि को पहचान ले, तो शायद वो उस व्यक्ति के लिए भी बेहतर होगा और उस समाज के लिए भी बेहतर होगा जिसमें व्यक्ति आगे परफॉर्म करने वाला है या अपना आगे जीवन व्यतीत करने वाला है। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे अभी हाल ही में ओलंपिक घटित हुए हैं, तो रजत पदक हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीता है। अब नीरज चोपड़ा जो है, उनका एक अलग एप्टीट्यूड है, ठीक है, उनका एक अलग एप्टीट्यूड है। उनका जो एप्टीट्यूड है वो खेल से संबंधित एप्टीट्यूड है, तो वो खेल में अच्छा कर गए और ये एप्टीट्यूड निश्चित तौर से जन्मजात होगा उनके अंदर। अगर उस व्यक्ति को किसी और चीज में लगा दिया जाता तो शायद वो इतना अच्छा रिजल्ट लेके नहीं आ पाता, है ना। तो हर व्यक्ति का अपना एप्टीट्यूड होता है। उस एप्टीट्यूड को जानने पहचानने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उस व्यक्ति की एप्टीट्यूड को अगर पहचान लिया जाता है, जैसे वर्ण व्यवस्था में ये काम कौन कर रहा था? परिवार कर रहा था, दूसरा शिक्षण संस्था कर रहे थे। आज देखिए टेक्नोलॉजी बदल गई। आज अगर आपको व्यक्ति के एप्टीट्यूड को जानना है तो कैसे कैसे जान सकते हैं? एक तो जो पुराने समय में जो परिवार व्यक्ति के एप्टीट्यूड को जान रहा था कि इस बच्चे में, हमारे बच्चे में क्या क्षमता है, हम उसको उसी फील्ड में डालें, तो शायद ये समाज और उस व्यक्ति दोनों के लिए बेहतर होगा। दूसरा, ये जो काम है वो शिक्षण संस्था यानी स्कूल कर सकते हैं ये काम। उस समय भी यही कर रहे थे, गुरु कर रहे थे, शिक्षण संस्थान कर रहे थे, आज भी ये कर सकते हैं। तीसरा, ये काम जो है समाज भी कर सकता है। समाज बच्चे की रुचियों को पहचान कर कि बच्चा किस चीज में इंटरेस्ट ले रहा है, किस चीज में उसका ज्यादा रुझान है, उन चीजों को पहचान के समाज भी इस बात का निर्धारण कर सकता है। और कौन कर सकता है? इसके अलावा आपने देखा आजकल जो है बहुत तरीके के ब्लड टेस्ट आ गए हैं, जो जैसे आप एक ब्लड टेस्ट का नाम बताता हूं, उसको बोलते हैं सेट, स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। ये बहुत ही पॉपुलर है, स्पेशली यूएस में बहुत पॉपुलर है ये स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें बच्चे का ब्लड टेस्ट किया जाता है और उसमें ब्लड सैंपल लेकर उसमें ब्लड टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि इस बच्चे के ब्लड के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि इस बच्चे में स्पोर्ट के सेक्टर में जाने का एप्टीट्यूड है कि नहीं। ऐसे भी पता किया जा सकता है। और इसके अलावा एक और मैं आपको बात बताता हूं, बहुत ही चौंकाने वाली बात थी, लेकिन बहुत ही प्रामाणिक है, लेकिन कई लोग इस चीज को मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं। ज्योतिष शास्त्र को अगर ठीक से कोई जानने वाला व्यक्ति है, किसको? ज्योतिष, उससे भी व्यक्ति की अभिक्षमताओं का पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति किस प्रकार के विधा में उत्कृष्ट होने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ज्योतिष अगर कोई ठीक से जानता है तो उसके माध्यम से भी हम बच्चे के एप्टीट्यूड को पता लगा सकते हैं। इन दोनों की एक स्टडी हुई जहां कुछ बच्चों का स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया। मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 100 बच्चों का स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया और उन्हीं 100 बच्चों की प्रॉपर डेट, टाइम और उनकी लोकेशन किस लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर पैदा हुए हैं, उससे एक राशि का निर्माण किया गया, राशि बनाई गई। और तब जाके देखा गया कि इन जो 100 बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया, तो एप्टीट्यूड टेस्ट के बाद इन 100 बच्चों में से 20 बच्चों को पाया कि ये जो है स्पोर्ट के लिए इनका एप्टीट्यूड सटीक बैठ रहा है, ये स्पोर्ट में जाने के लिए कैपेबल हैं, इनके अंदर स्पोर्ट में जाने की अभिक्षमता है। ये किसने बताया? स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ने। और जब उन्हीं बच्चों 100 बच्चों की कुंडली को देखकर यह अनुमान लगाया गया, तो उसमें भी पाया गया कि लगभग जो 22 बच्चे हैं वो ये जो एप्टीट्यूड है, खेल वाला जो एप्टीट्यूड है,
खेल में जाने वाली विधा रखते हैं। अगर वो खेल में जाने वाली विधा को चुनते हैं तो उनके सफल होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये बात जो है मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, ये बात तथ्यों के साथ आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो ज्योतिष शास्त्र जो है, अगर कोई सटीक तरीके से ज्योतिष जानता है और आपके पैदा होने की का समय लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड प्रॉपर तरीके से ठीक है, तो आपके जीवन के बारे में बहुत बड़ी मात्रा में अंदाजा लगाया जा सकता है। तो हर व्यक्ति की अभिक्षमता एक जैसी नहीं होती, इसलिए हमें अभिक्षमताओं का चुनाव करके, अभिक्षमताओं को जानकर क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को उस विधा में डाला जाना चाहिए। ये वर्णा सिस्टम में क्या हो रहा है भाई, ये जो वर्णा सिस्टम है हमारा, 4 वर्ण है, जहां पिता घर का मुखिया अपने 4 बेटों को उसकी योग्यताओं के अनुसार, उसकी रुचियों के अनुसार कह रहा है कि तुम ब्राह्मण वर्ग में जाओ, तुम क्षत्रिय में जाओ, तुम वैश्य में जाओ, तुम शूद्र में जाओ। या तुम्हारे चारों बच्चे शूद्र में भी हो सकते थे, तुम्हारे चारों बच्चे क्षत्रिय भी हो सकते थे। ये डिपेंड करता था कि बच्चों का एप्टीट्यूड क्या है, और बहुत ईमानदारी से उन बच्चों के एप्टीट्यूड के आधार पर इस श्रेणियों में बांटा जाता था। और सुनो, आप इस बात को समझो कि जिस बच्चे का जो एप्टीट्यूड होगा, अगर मैं उसको उस विधा में डालता हूं तो ये उस बच्चे के लिए तो शानदार है ही, ये समाज के लिए कितना शानदार है। किसी आर्थिक गतिविधि में संलग्न या इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति को अगर मैं वैश्य की श्रेणी में डालता हूं तो अर्थव्यवस्था में कमाल कर देगा। ठीक है, किसी शूद्र, शूद्र मतलब जो सेवा करने का है, शूद्र मतलब जो देखिए आलस्य वालस्य के गुण जिनमें ज्यादा होते हैं वो शूद्र कैटेगरी में आते थे उस समय, है ना। तो अगर उन उन जो व्यक्ति हैं, अच्छा मैं इसको एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो गुण होते हैं, गुण गुण के आधार पर ये निर्धारण हो रहा है कि किसमें कौन गुण होते हैं। तो गुण में आप देखें तो 3 प्रकार के गुण होते हैं। एक बोलते हैं हम रजस गुण, एक होता है तमस गुण, और एक होता है सत्व गुण। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण 3 प्रकार के गुण होते हैं। सत्व, रजस, तमस। तो सत्व गुण का मतलब महान आचरण से, तो जिन व्यक्तियों के अंदर इस गुण की प्रधानता होती थी उसको ब्राह्मण वर्ग में डाल दिया जाता था। ब्राह्मण वर्ण में जिस व्यक्ति के अंदर रजस गुण की प्रधानता होती थी उसको क्षत्रिय वर्ण में डाल दिया जाता था। जिस व्यक्ति के अंदर तमस गुण की प्रधानता होती थी, आलस्य, तमस मतलब आलस्य, है ना, मदिरापान, आलस्य, भोग विलास, इन सब चीजों की वो होती थी वासनाएं, तो उसको शूद्र में डाल दिया जाता था। आप बच गया वैश्य। तो जहां रजस और तमस गुण का जो कॉम्बिनेशन होता था उन व्यक्तियों को वैश्य कैटेगरी में डाला जाता था, जहां कुछ रजस के गुण भी पाए जाते थे और कुछ तमस के गुण भी पाए जाते थे। इस तरीके से ये जो गुण है, जिन गुणों को सत्य, रजस और तमस, ये गुण जो भारतीय पुरातन जो शास्त्र है उनमें इन गुणों को रखा गया है। इन्हीं गुणों के आधार पर जो है वर्ण व्यवस्था में लोगों को काम डिवाइड किए जाते हैं, वर्ण बांटे जाते हैं, तो बहुत ही ईमानदारी से ये काम किया जाता है ना। तो आप देख रहे हैं कि कितना साइंटिफिक ये कार्यक्रम था इस वर्ण व्यवस्था का, है ना। अब देखिए वर्ण व्यवस्था में क्या होता था। वर्ण व्यवस्था में आप देखें तो इस व्यवस्था में इसके कोई फीचर हैं, इसके कुछ फीचर हैं वर्ण व्यवस्था के, उनको हम देख लेते हैं। जैसे अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो शूद्र है, ये जो 3 वर्ण हैं, ये जो शुरुआत के 3 वर्ण हैं, इनको बाद में जाके पवित्र वर्ण बोला गया या द्विज बोला गया, है ना। और जो शूद्र वर्ण है उसको अपवित्र माना गया। लेकिन अभी जो है शुरुआत का जो वर्ण सिस्टम है उसमें अपवित्रता पवित्रता की कोई बात नहीं है। अभी ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वर्ण सिस्टम वो पवित्र है। यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन जैसी चीज नहीं है। बस व्यक्तियों की योग्यताओं के अनुसार उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। बस सिंपल इतनी सी बात है और कुछ बात नहीं है इसमें। अब देखिए कि कितना तार्किक है। अब ये जो सिस्टम है इसके फीचर देखें, इसकी विशेषताएं देखें। तो प्राचीन वर्णा सिस्टम की विशेषताएं देखें अपन, तो इसकी विशेषताओं को देखें आप। तो मैं एक एक करके आपको विशेषताएं बताता हूं इसकी। प्राचीन वर्णा सिस्टम की आप विशेषताओं को देखेंगे तो पहली इसकी जो विशेषता है वो है कि इसमें गतिशीलता है। गतिशीलता है
गतिशीलता का मतलब यहां है कि जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, उसको ब्राह्मण कैटेगरी की तरह चूज किया गया, और कोई क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है, वो क्षत्रिय की तरह उसको सेलेक्ट किया गया। लेकिन हो सकता है कुछ समय बाद जो ब्राह्मण वाला है उसके अंदर क्षत्रिय वाली प्रवृत्तियां ज्यादा देखने को मिले, और क्षत्रिय में अगर ब्राह्मण की प्रवृत्तियां देखने को मिले तो वो लोग अपने वर्ण को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ब्राह्मण के अंदर शूद्र वाले गुण दिखने लगे तो उसको वो शूद्र कैटेगरी में कंसीडर होने लगेगा। तो आप समझ रहे हैं ना बात बात क्या है कि इसमें जो वर्ण सिस्टम है इसमें गतिशीलता है, इसमें वर्णों को कार्यों के आधार पर बदला जा सकता है या रुचियों के आधार पर परिवर्तित किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता देखें तो इसमें योग्यता के आधार पर विभाजन हो रहा है। यहां विभाजन कैसे हो रहा है? योग्यता के आधार पर। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो विभाजन है कि कौन किस कैटेगरी में आएगा, इसको विभाजित करने वाला एक एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षण संस्था है, वो ये डिसाइड कर रहा है। वहां बच्चा रह रहा है, 12 साल तक पढ़ाई कर रहा है वहां पर, उसके बाद डिसाइड किया जा रहा है कि ये किस विधा में जाने के लिए योग्य है। ठीक है, तो योग्यता के आधार पर विभाजन किया जाता है। यहां देखिए अवसर की समानता है, अवसर की समानता है, क्योंकि शुरुआत में सभी जो बच्चे हैं उनको एक साथ एक क्लासरूम में रखा जा रहा है, एक साथ उनको पढ़ाया जाता है, एक जैसी शिक्षा दीक्षा दी जाती है। लेकिन सभी बच्चे, जैसे आज भी आप देखते हैं स्कूल है जहां 50 बच्चे हैं, टीचर सभी 50 बच्चों को एक साथ लेक्चर डिलीवर करती है, लेकिन 50 बच्चे जो है उनके जब रिजल्ट देखते हैं तो 50 प्रकार के रिजल्ट आते हैं। ये क्यों होता है? उनके एप्टीट्यूड के कारण होता है। उस समय भी यही होता था, लेकिन हमने अवसर तो सभी को एक समान दिया ना, तो वर्णा सिस्टम में अवसर सभी को एक समान मिलता था, बट जो रिजल्ट आते थे वो अलग अलग आते थे। उन्हीं रिजल्ट के आधार पर हम लोगों को, ये बच्चों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कैटेगरी में डाल देते थे। जो आलसी किस्म के व्यक्ति होते थे, बच्चे होते थे, आज भी होते हैं क्लास में, कुछ ऐसे नालायक बच्चे होते हैं जहां टीचर पढ़ा रहा है वो पीछे गुर्राटे मार रहे हैं, सो रहे होते हैं। तो उस तरीके के व्यक्तियों को पढ़ाना भी संसाधन का वेस्ट करना है, क्योंकि वो बने ही नहीं इस चीज के लिए। वो शूद्र कैटेगरी में जाएंगे ही क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है, उनको सेवा करना है, उनका मतलब ज्ञान से उनको मतलब नहीं है ना। तो कुछ व्यक्ति जो है वो अपना एप्टीट्यूड रखते हैं, इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में वो अच्छा काम करते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण उनका बहुत मजबूत होता है। तो लेकिन अवसर तो सभी को समान मिले ना, उन अवसर के आधार पर हमने क्या किया, उनको वर्ण सिस्टम में डाल दिया। ठीक है, तो अवसर की सबको समानता थी। इसके बाद उस सिस्टम में जो था उसमें बंधुत्व का भाव था। बंधुत्व का भाव मतलब कोई किसी से हीन नहीं था, कोई किसी से श्रेष्ठ नहीं था, सब एक समान थे। तो बंधुत्व का भाव था, सामाजिक समानता थी, और हर व्यक्ति को अपना कार्य चुनने की स्वतंत्रता थी। पर वो स्वतंत्रता उसके गुणों के आधार पर डिसाइड होगी। ठीक है, पर स्वतंत्रता थी, वो चुन सकता था कार्य को, बट कैसे? गुणों के हिसाब से वो स्वतंत्रता का चयन कर सकता था। ठीक है, फिर देखिए यहां पर इस सिस्टम में एक बहुत बेहतरीन चीज थी, वो था श्रम विभाजन। ये बहुत ही शानदार चीज थी, श्रम का विभाजन था, क्योंकि समाज बिना श्रम के नहीं चलेगा। श्रम मतलब लेबर, लेबर मतलब वो नहीं जो तगाड़ी उठाने वाला लेबर, लेबर मतलब हर जो आप काम कर रहे हैं वो लेबर ही है। अगर आप ज्ञान का संचालन कर रहे हैं तो वो भी लेबर है एक प्रकार का। अगर मैं आपको टीच कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं एक प्रकार की लेबर कर रहा हूं। सबका श्रम विभाजन था, सबका तय था कि ब्राह्मण जो है वो क्या काम करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, वैश्य क्या करेगा, शूद्र क्या करेगा, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो देखिए कितनी शानदार विशेषता है, यहां पर श्रम का विभाजन प्रॉपर तरीके से किया गया था। और एक चीज, श्रम विभाजन में किसी के कार्य में अंतर नहीं था। इसको मैंने आपको पहले हाईलाइट कर दिया, मैं यहां और लिख के बता दूं, कार्य में अंतर नहीं था। ब्राह्मण ज्ञान दे रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि शूद्र सेवा करने वाला व्यक्ति से वो बड़ा हो गया। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान देना है इसलिए वो ज्ञान दे रहा है, शूद्र का कार्य सेवा करना है इसलिए सेवा करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शूद्र छोटा है और ब्राह्मण बड़ा है, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो कार्य में अंतर नहीं था, श्रम विभाजन था। इसके बाद देखें शक्ति का विकेंद्रीकरण था यहां पर। अब शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे था इसको मैं आपको बताता हूं। शक्ति का विकेंद्रीकरण था, शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी। शक्ति ना शक्ति ब्राह्मणों के हाथ में थी,
ना शक्ति क्षत्रियों के हाथ में थी, ना शक्ति वैश्यों के हाथ में थी। हर कोई एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा था, ना शक्ति शूद्रों के हाथ में थी। ब्राह्मण अगर कार्य का नियम कायदे बना रहा है, कानून बना रहा है, नैतिकता का निर्धारण कर रहा है समाज के लिए, तो क्षत्रिय उसका पालन कराने में सहयोग कर रहा है, ठीक है। और वैश्य उन सभी का पालन पोषण कर रहा है, भरण पोषण कर रहा है, उसका पेट भर रहा है समाज का क्षत्रिय। और सेवा सेवा करने वाले लोग अगर सेवा नहीं करेंगे तो फिर समाज का संचालन होगा ही कैसे। तो सेवा करने वाले जो लोग हैं उनकी प्रमुखता होती थी, हर फील्ड में सेवा करने वाले लोग होते थे। ब्राह्मणों में भी सेवक होते थे, क्षत्रियों में भी सेवक होते थे, शूद्रों में भी सेवक होते, सॉरी वैश्यों में भी सेवक होते थे। तो सेवा करने वाले लोग सभी जगह पाए जाते थे, तो वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट थे। तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में भी शक्ति थी। अगर सेवा करने वाले लोग सेवा करना छोड़ दें तो समाज की क्या स्थिति होगी। आज आपके साथ सोच के देखिए कि आज सरकारी नौकरशाही में जितने लोग सेवक हैं, सरकार के नीचे काम कर रहे हैं, जितने लोग जो हमें सेवाएं दे रहे हैं, हमारे कोई लॉन्ड्री सर्विस दे रहा है हमें, है ना, कोई अलग तरह की दुकान चला रहा है, कोई अलग सेवाएं दे रहा है ना। तो ये अगर सब लोग काम करना बंद कर दें, सेवाएं देना बंद कर दें अपनी, तो सिस्टम का क्या होगा, समाज का क्या होगा, समाज लड़खड़ा जाएगा। तो शक्ति सभी के पास थी, शूद्रों के पास भी शक्ति थी, वैश्यों के पास भी थी, क्षत्रियों के पास भी थी, और किसके, ब्राह्मणों के पास भी थी। तो शक्ति का विकेंद्रीकरण था। शक्ति किसी एक सत्ता के हाथ में नहीं थी, शक्ति सभी के हाथ में थी। कितनी शानदार बात थी इस वर्णा सिस्टम में, ठीक है। और एक और चीज कि इसमें अंतर्निर्भरता थी। अंतर्निर्भरता, इस बात को आप समझ ही गए होंगे कि एक वर्ण दूसरे वर्ण पर निर्भर था। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज में बेहतर तरीके के नियम, सामाजिक नियम बन सके, नैतिक नियम बन सके, इसके लिए ब्राह्मणों पर निर्भर थे। ब्राह्मण राज्य की सुरक्षा हो सके, हमारा भरण पोषण करने के लिए अनाज का उत्पादन हो सके, अर्थव्यवस्था चल सके, हमें सेवक मिल सके, इसके लिए शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय पर निर्भर थे। क्षत्रिय भरण पोषण के लिए, सेवाओं के लिए और ज्ञान के लिए ब्राह्मणों, वैश्यों और शूद्रों पर निर्भर थे, है ना। तो कहीं ना कहीं सभी जो लोग हैं, शूद्र भी ज्ञान के लिए, सुरक्षा के लिए और पेट पालन के लिए, है ना, उसके लिए जो है अन्य तीन पर निर्भर थे। तो कहीं ना कहीं अंतर निर्भरता थी। एक वर्ण दूसरे वर्ण पर निर्भर था और बहुत गहराई से निर्भर था, है ना। तो अंतर निर्भरता थी। और अगर कहें इस अंतर निर्भरता में, इससे समझ सकते हैं आप, ठीक है, अंतर निर्भरता थी। ये एक हमारा विशेषता होगी किसकी, वर्ण व्यवस्था की। अब एक एक करके इन विशेषताओं को देखिए आप। गतिशीलता, देखिए अब आप इसको हम कनेक्ट करते हैं हमारे वर्तमान के संविधान से। क्या हमारा संविधान गतिशील है? बिल्कुल। हमारा संविधान, हम जब कहते हैं संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी दोनों तरीके की चीजें हमें मिलती हैं, है ना। तो हमारा जो संविधान है गतिशील है, मतलब हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 368 हमें इस बात की परमिशन देता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो हमारा संविधान गतिशील है। तो वर्ण व्यवस्था जो थी वो गतिशील थी, है ना। हम जाति परिवर्तन, या सॉरी जाति ना कहें उसको, वर्ण परिवर्तन कर सकते थे। योग्यता के आधार पर वर्णों में परिवर्तन हो सकता था। तो गतिशीलता थी वर्ण व्यवस्था में। वर्ण व्यवस्था में योग्यता के आधार पर विभाजन किया जाता था। जो व्यक्ति जिस चीज के लिए योग्य है उसको वो काम दिया जाता था। सभी व्यक्तियों को अवसर की समान समानता मिलती थी। ये बहुत आवश्यक है, समान समानता मिलती थी। वहां पर बंधुत्व का भाव था, समानता थी, स्वतंत्रता थी, श्रम विभाजन था, और सारे काम जो थे एक दूसरे से श्रेष्ठ और निम्न नहीं थे, एक समान थे। इस तरीके का श्रम विभाजन था। फिर देखें, शक्ति का विकेंद्रीकरण था। किसी एक वर्ण में प्रॉपर तरीके से शक्ति नहीं थी, सभी एक दूसरे को संतुलित करते हुए हमें प्रतीत हो रहे थे। ये हमारी प्रेम्बल में लिखे हुए हैं। श्रम विभाजन की भी हम संविधान में बात करते हैं। शक्ति के पृथक्करण की भी हम आर्टिकल 50 में बात करते हैं। अंतरनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंसी, ये तो समाज का अभिन्न अंग है। ये भी हमें समाज में आज भी प्रासंगिक है और देखने को मिलता है कि कोई भी सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, श्रेष्ठ नहीं हो सकता, सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पर है। आज भी है, तब भी थी, ठीक है। इस तरीके की चीजें वहां पाई जाती थी। तो ये मोटा मोटी वर्ण व्यवस्था थी। आप इस वर्ण व्यवस्था में देख रहे हैं कितनी लॉजिकल वर्ण व्यवस्था है, इसमें कहां कमी है। इसलिए तो दयानंद सरस्वती और महात्मा गांधी इस वर्ण व्यवस्था का पुरजोर समर्थन करते हुए दिखते हैं। और वह कहते हैं कि आज अगर हमें समाज को सभ्य बनाना है तो वर्ण व्यवस्था, वेदों की ओर लौटो,
उस वर्ण व्यवस्था को, जो मूल रूप में वर्ण व्यवस्था थी, उसको आज अपना लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। और हमारे संविधान ने बहुत बड़ी मात्रा में इस वर्ण व्यवस्था के फीचर को अपने अंदर समेट के रखा है। इसीलिए यूपीएससी ने पिछले साल सवाल पूछा कि वर्ण व्यवस्था की क्या विशेषता है और वर्तमान में कितनी प्रासंगिक है ना। तो देखिए, ये है वर्ण व्यवस्था से संबंधित हमारी चर्चा। तो हमने समझ लिया 4 वर्ण। अब ये एक क्वेश्चन आता है कि इन वर्णों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे हमें पता चलता है इन वर्णों के बारे में। तो आप देखें, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पीएससी में प्रीलिम्स में आ सकता है, आप इसको याद रखें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, ठीक है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहां? ऋग्वेद के, किसके? ऋग्वेद के। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। पूछ सकता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। पूछ सकता है कि 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन दे देगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पूछ सकता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किस व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संस्कार या कोई अन्य, कुछ भी पूछ सकता है। इस लाइन को याद रखिए, इस लाइन से 4 से 5 सवाल मैं बना सकता हूं इस लाइन से, ठीक है। तो पीएससी भी बना सकता है, इसलिए इसको याद रखें कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उद्देश्य मिलता है, जिसमें मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई ऐसा माना जाता है। इसके बाद आप देखें तो क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है बाजू, या ये जो शोल्डर वाला जो पोर्शन है ना, इसको भुजाओं से किसकी उत्पत्ति हुई? क्षत्रिय की। नाभि या पेट से ना, वो कह रहा है कि वैश्य की उत्पत्ति हुई, ऋग्वेद। और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई, ये ऋग्वेद के 10वें। अब यहां लोग समझते नहीं है और लोग एलिगेशन लगाते हैं कि शूद्र को पैरों की उत्पत्ति माना गया। पैरों की उत्पत्ति से यहां मतलब है कि जो पैर है, सेवा करने के लिए सबसे ज्यादा सहायक पैर ही होते हैं। पैरों के बिना आदमी क्या सेवा करेगा? सेवा करवाएगा, फिर सेवा कैसे करेगा? तो सेवा के लिए मुख्य चीज है पैर, इसलिए सेवक को पैरों के साथ बताया गया। मुख मतलब आप जब ऊपर का अपना पोर्शन देखेंगे तो यही आपका माइंड है, यहीं से आप बोलते हो। तो यहां से ब्राह्मण की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति, यही ज्ञान समाएगा और यहीं से निकलेगा, इसलिए ब्राह्मण मतलब ज्ञान, यहां से निकला। क्षत्रिय मतलब शक्ति, शक्ति कहां से आएगी? भुजाओं से आएगी। नाभि, पेट, वैश्य क्या करेगा? समाज का पेट भरेगा, संचालन करेगा। तो यहां से यहां ज्ञान हो रहा है या शक्ति हो रहा है, यहां भरण पोषण की बात हो रही है। भरण पोषण कौन कर रहा है? समाज का वैश्य। और शूद्र क्या कर रहा है? सेवा, पैरों से। तो पेट के लिए आवश्यक है ना भरण पोषण, तभी तो पेट भरेगा। अब यहां अतार्किक क्या है भाई, मेरे को बताओ, यहां कौन सी चीज इलॉजिकल है? सारी की सारी लॉजिकल है। बस तुम्हारा देखने का जो नजरिया था ना, जो तो आप पे थोप दिया गया था ना, वो रैशनल नहीं था। वो आपको जो बताया गया ना था, उसके हिसाब से आपने तर्क गढ़ लिए थे, आपने वो प्री एजम्पशन अपने दिमाग में बना लिया था, है ना। और आज देखो तो हर व्यक्ति अपना नैरेटिव आप पे थोपने की कोशिश कर ही रहा है ना। तो आप उन सब चीजों से हट के आप रैशनल होकर चीजों को समझने के लिए पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। किसी के नैरेटिव में आकर, बहकावे में आकर आपको जो है कुछ भी डिसीजन नहीं बना लेना है, उसकी तह तक जाना है। तो कितना लॉजिकल, कितना शानदार सिस्टम था ये जो वर्ण व्यवस्था हमारी पाई जाती थी, ठीक है। तो ये है हमारी वर्ण व्यवस्था। अब इसी से जुड़ी हुई एक अगली जो व्यवस्था है उसको हम बोलते हैं आश्रम व्यवस्था, उसको और देख लेते हैं हम। तो उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आश्रम व्यवस्था क्या है उसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि समाज को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से वर्ण व्यवस्था का आविष्कार किया गया समाज के द्वारा, और व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए
करने हेतु आश्रम व्यवस्था, सुचारू रूप से संचालित करने हेतु क्या बनाई गई? आश्रम व्यवस्था। क्या करेगी? व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बनाई गई। हमने समाज को तो संचालित करने के लिए व्यवस्था बना दी, जिसको हमने वर्ण व्यवस्था किया। अब व्यक्तियों की बात आती है, तो व्यक्तियों के लिए हमने आश्रम व्यवस्था बना दी। और आश्रम व्यवस्था में हमने कहा कि 4 आश्रम होंगे भाई साहब। कितने? 4 आश्रम होंगे। कौन कौन से? देख लेते हैं कौन कौन से आश्रम होंगे। 4 आश्रम होंगे। हमने पहले आश्रम को कहा जो होगा ब्रह्मचर्य। दूसरे आश्रम को हमने कहा कि जो है वो होगा गृहस्थ आश्रम। तीसरा जो आश्रम होगा उसको हमने कहा वानप्रस्थ। और चौथा जो आश्रम है उसको हमने कहा सन्यास। आप जब ऋग्वेद पढ़ेंगे और ऋग्वेद में पाएंगे तो ऋग्वेद में एक लाइन लिखी हुई है, जीवेत सरदा सतम। व्यक्ति के जीवन को 100 वर्षों का माना गया है ऋग्वेद में। आज मध्यकालीन भारत में देखेंगे या मध्यकालीन विश्व में देखेंगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25-30 की हो गई थी। व्यक्ति 30 साल एवरेज औसत जी रहा था। और हम ऋग्वेद में बात कर रहे हैं आज से 3500 साल पहले, तो वहां के लोग 100 साल जीवन जीते थे। अपना 100 साल का जीवन होता था उनका। और आज हम कहते हैं कि हमने तरक्की कर ली। आज हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बड़ी मुश्किल से खिसका खिसका के 65, 68, 70 तक ले गए। वो भी फैक्ट है, तथ्यों में ले गए। एक्चुअलिटी में क्या है वो हमें नहीं पता है ना। सरकारी आंकड़ों में 70 तक पहुंचे हैं भारत में। 100 साल जी रहे थे भाई। ये कब? उन आज से 3500 साल पहले 1500 बीसी की बात हो रही है। तो हमारा वो जो पुराना सिस्टम था वो आज से कई ज्यादा बेहतर था, कई ज्यादा मॉडर्न था, है ना। आज आप जिस मॉडर्निटी की का चोला ओढ़े बैठे हैं, गलत तरीके का चोला ओढ़े बैठे हैं, वो ठीक नहीं है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तो जीवेश सरदा सतम, इस प्रकार 100 साल व्यक्ति की आयु मानी गई। और उस आयु के हिसाब से 0 से 25 वर्ष तक की जो आयु है उसको ब्रह्मचर्य आश्रम के तौर पे देखा गया। 25 से 50 जो है उसको गृहस्थ के तौर पे देखा गया। 50 से 75 की जो है आयु उसको वानप्रस्थ, और 75 से 100 आप देखें तो इसको हमने डिवाइड किया सन्यास के तौर पे। ठीक है। अब यहां 4 चीजें आप और समझ लीजिए। पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं, तो जीवन के पुरुषार्थ में आप देखेंगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मानव जीवन को 4 पुरुषार्थों में बांटा गया है। क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो पहला जो आश्रम था उस आश्रम में, पहले आश्रम में बोलबाला होता था धर्म का। धर्म का मतलब उसकी कुछ ड्यूटीज होती थी। और धर्म में उसको व्यक्ति को 0 से 25 साल तक व्यक्ति को धर्म के अनुसार अपना जीवन जीना पड़ता था। और उसको महान आचरण करने पड़ते थे। महान आचरण क्या होते हैं? महान आचरण वही जो आज हम नैतिक आचरण जिनको कहते हैं कि चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, मन कर्म वचन से एक जैसा रहना है ना। इन सब चीजों की और भी कई सारी चीजें, भावनात्मक समझ होनी चाहिए, दूसरों की सहानुभूति समानुभूति का भाव होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। इन सब चीजों का जो व्यक्ति पालन करता था 0 से 25 साल तक, उसको ब्रह्मचर्य आश्रम बोलते थे। ब्रह्मचर्य। और हर व्यक्ति को यह निश्चित था कि वो उसको 0 से 25 साल तक इन गुणों का पालन करना ही होगा, तभी वो बेहतर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। और ये जो व्यक्ति है जो 25 साल तक महान आचरण कर लेता था 0 से 25 साल तक, यही स्पेशली जो ब्राह्मण मैं अभी आप बता रहा था वर्ण, उस वर्ण में पहुंच जाता था। क्योंकि 25 साल तक इन महान आचरणों के साथ रहना, है ना। किसी भोग विलास कामना की इच्छा नहीं करना, करना तो दूर, इच्छा भी नहीं करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था। तो कहीं ना कहीं ये जो ब्रह्मचर्य था, यही ब्राह्मण बना। जिनने 25 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया वही क्या बना? ब्राह्मण बना। अब लोग कहते हैं कि समाज का नियम, समाज के नैतिक नियम, सामाजिक नियम बनाने वाला जो व्यक्ति है उसके पास अगर सत्ता है तो वो अपने हित में नियम बना सकता है। लेकिन 25 वर्ष तक जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य में रहता है वो अनैतिक हो ही नहीं सकता।
उस व्यक्ति को समाज पर शासन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने की आवश्यकता ही नहीं है। वो क्यों समाज पर राज करेगा? क्योंकि वो तो अंदर से खुद ही फुलफिलमेंट है। उसने महान आचरण करके अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि वो पूर्ण है। मतलब वो कहें कि इनलाइटेंड जैसी अनुभूति करता था, तो उसके अंदर चोरी, छल, चपट, कपट जैसी चीज नहीं आती थी। इसलिए वो कभी भी जो है समाज को ओवर रूल करने की कोशिश नहीं करता था, है ना। आज से जोड़ के मत देखिएगा चीजों को। आज व्यक्ति को शक्ति मिलती है तो वो कुछ भी कर लेता है, लेकिन महान आचरण करता था तो वो बहुत बेहतर तरीके से जीवन जीता था। गृहस्थ आश्रम के लिए आवश्यकता होती थी काम की। जो दो हमारे चीजें हैं, धर्म को हमने यहां ले लिया, है ना, धर्म, यहां हमें जरूरत होती थी। अब गृहस्थ जीवन है तो कुछ अर्थ की आवश्यकता होगी, हमें पैसा और काम की आवश्यकता होगी। काम, हमारे अंदर कुछ इच्छाएं होंगी इसमें। तो अर्थ की आवश्यकता क्यों होगी? कि घर के परिवार के पालन पोषण के लिए रुपया लगेगा, है ना, तभी तो पालन पोषण हो पाएगा। और काम, एक जो ऋण होता है पितृ ऋण, उस काम के माध्यम से पितृ ऋण से मुक्त हुआ जा सकता था अपनी संतान उत्पत्ति करके। तो इस कारण जो है गृहस्थ आश्रम में इन दो चीजों का महत्व था, परंतु इस पर रिस्ट्रिक्शन थी कि ये अर्थ जो था और काम जो था वो मर्यादित होना चाहिए। अर्थ आप उतना ही कमाएंगे, अर्थ आप उतना ही कमाएंगे जितनी आपके भरण पोषण के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक है। आज जैसा नहीं कि आपको लगता है कि आपकी आने वाली 4-5 पीढ़ियां भी नालायक पैदा होंगी, तो आप केवल अपने लिए ही धन नहीं कमाते, अपने आने वाली 5-6 जनरेशन के लिए भी धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो जो पीढ़ियां हैं वो नालायक होने वाली हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, अर्थ कमाना था मर्यादित, और जब अर्थ व्यक्ति मर्यादित मात्रा में कमाएगा तो उसके मन में जो है लोभ लालच जैसी चीजें नहीं आती थी। और काम भी कैसा करेगा? काम करेगा पुत्र प्राप्ति की इच्छा से, संसार को चलायमान करने की इच्छा से काम करेगा। आज जैसा नहीं कि आज चीजें कितनी बदल गई हैं, मतलब शादी कर ली और काम को प्राथमिकता दी है ना, बाकी संसार को आगे चलाने का जो मोटिव है वो कम हो गया है, काम प्राथमिक हो गया है। अर्थ भी जो है आदमी अनाप शनाप तरीके से कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है चीजें, जो आश्रम व्यवस्था थी वो डिस्टर्ब हो रही है। फिर इसके बाद जो व्यवस्था आती है वहां हम इसको मोक्ष रखते हैं, बीच में रखते हैं इसको, क्योंकि वानप्रस्थ से सन्यास की तरफ जब व्यक्ति बढ़ता है तो मोक्ष की तरफ काम करता हुआ दिखता है हमें। अब जब व्यक्ति 25 साल उसने ब्रह्मचर्य में जीवन दिया, 25 से 50 साल तक उसने गृहस्थ जीवन दिया, अब उसने कहा कि चलो बहुत हो गया अब जीवन, अब उसकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, अब तक उसका बेटा भी बड़ा हो चुका है, उसने सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां जो है अपने बेटे की हैंडओवर करी और वो निकल जाता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है भ्रमण करना। अभी वो समाज से दूर नहीं हुआ है, अभी वो क्या कर रहा है कि 50 सालों में उसने जो अनुभव लिया है और उसने कहा कि जो समाज ने मुझे दिया है इन 50 सालों में, अब मेरी बारी है कि उस समाज को मैं लौटाऊं। तो समाज अपने अनुभवों को समाज में बांटने के लिए निकल जाता है। अपने अनुभव को, अपने ज्ञान को समाज में बांटने के लिए 25 साल तक भ्रमण करता रहता है, इधर जाता है उधर जाता है, सबको बताता है, अपने जीवन के अनुभव सबको बताता है, क्योंकि 50 साल समाज ने उसे दिया, 25 साल उसने समाज को दिया, और अब उसने कहा कि अब मैं चलता हूं सन्यास की तरफ। अब वो घर परिवार दुनियादारी समाज सबको छोड़कर निकल जाता है सन्यास की तरफ। और ये जो 25 सालों का जो समय है वो हमेशा वो सन्यास के माध्यम से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करता है, अपने आप को इनलाइटेन करने का प्रयास करता है, और वो चाहता है कि मेरी ये जो जन्म और मरण की जो प्रक्रिया है इससे मुझे मुक्ति मिले और मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं। ऐसी उसकी कामना होती है। कब? सन्यास के समय। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने समग्र जीवन में नैतिक गुणों का आचरण करता था तो अल्टीमेटली उसको मोक्ष की प्राप्ति होती थी। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है नैतिक गुणों का आचरण करता था, इसलिए उस समाज में अनैतिकता, अमर्यादा जैसी चीजें बहुत कम मात्रा में या कहें कि ना के बराबर पाई जाती थी, जिनका कि आज बोलबाला है। अब देखिए यहां सभी के काम डिसाइड है, यहां बर्डन नहीं है, यहां दिमाग खराब नहीं है, मुझे क्या करना है, तुझे क्या करना है, उसको क्या करना है, दिमाग खराब है ही नहीं, सब डिसाइड है।
ये करना है भाई, इतने साल तक ये करना है, ऐसे करना है, इतनी लिमिटेड चीजें करनी है, खत्म, झिक नहीं। इसलिए आदमी खुश था, इसलिए आदमी 100 साल जी रहा था। अब तो सब उपलब्ध होकर भी तुम खुश नहीं हो, 50 में टपक रहे हो, 40 में टपक रहे हो, पता नहीं 25 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ जाता है। क्या हो गया है? कुछ हो गया ना, कुछ हो गया, उसको जानना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या हो गया है ना। और इन सब चीजों को आप बेहतर तरीके से बच्चों को एजुकेशन सिस्टम में लाई जाए, क्योंकि आने वाला जो बच्चा है वो तो और ही पता नहीं क्या होने वाला है। अगर ठीक से हमने अगर काम नहीं किया तो हम शायद बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे, इस बात में कोई शक नहीं है। और जो मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी है, मैं आपसे देखिए पीछे अभिक्षमता की बात कर रहा था ना, मुझे कुछ याद आ गया, मैं आपसे अभिक्षमता की बात कर रहा था कि जिसके अंदर जो गुण है उसको उसके हिसाब से, पता नहीं वो स्लाइड कहां है, उसको उसके हिसाब से, चलो मैं ऐसे बता देता हूं कि जिसके जो गुण है उसको उसके हिसाब से जो है काम मिलना चाहिए। अभिक्षमता की बात कर रहा था मैं आपको। लेकिन जो हमारे देश में मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी आई, अंग्रेजों ने जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे ऊपर थोपी, क्योंकि उनको तार्किक दिमाग नहीं चाहिए था, उनको मजदूर चाहिए थे, उनको लेबर चाहिए थे, उनको क्लर्क चाहिए थे, काम करवाने वाले। वही एजुकेशन पॉलिसी आज तक भारत में सस्टेन कर रही है, आज तक भारत में टिकी हुई है, और उसने भारत के दिमागों को, मस्तिष्क को कचरा बना के रख दिया है। आप देखें कितने लोग हैं इनलाइटेंड, सोचने वाले इस भारत देश में, कितने लोग सोच पे बात करते हैं, समझ पे बात करते हैं। लोग जो है पुरानी बैसाखियों पे ही चलते जा रहे हैं। तो हमें समझना होगा, सरकार ने प्रयास किया 2020 में, इस जो परिपाटी थी पुरानी एजुकेशन पद्धति, इसको तोड़ के नई तरीके से की एजुकेशन को लाने की, लेकिन वो भी पर्याप्त नहीं है, वो अभी केवल शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। भारत को बर्बाद करके रख दिया इन अंग्रेजों ने। तो आवश्यकता है कि आप भी जागें, आप परिवार जागे, अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दें, सामाजिक शिक्षा दें। बच्चों का पालन पोषण मोबाइल से ना करवाएं भाई, खुद पालन पोषण करें, है ना। अब बच्चा, अगर बच्चे का पालन पोषण मोबाइल से होगा तो बच्चे के अंदर मोबाइल वाले सामाजिक गुण आएंगे, ना कि समाज वाले। तो जो बच्चा पैदा होगा वो इमोशनल लेस बच्चा पैदा होगा, आपका पैदा होगा मतलब समाज में जब वो आएगा इमोशनल लेस आएगा। ऐसे बच्चों से आप क्या इच्छाएं रखेंगे? तो ये आपके लिए बहुत नाजुक और हानिकारक हो सकता है ना। और ये वाला सवाल भी यूपीएससी ने पूछ लिया लास्ट ईयर, कि जो है बच्चों को पालने की जो प्रक्रिया है मोबाइल फोन को ट्रांसफर हो गई है। मोबाइल फोन बच्चों को पाल रहा है, ना कि परिवार। उसकी अलग चुनौतियां हैं, उसको भी देखेंगे हम, जब हम समाज पढ़ेंगे तो उस पर बात करेंगे हम। तो खैर, ये हम जो मैं आपसे बात कर रहा था कि ये जो हमारी वर्णा सिस्टम है और जो आश्रम व्यवस्था है, जहां हम पुरुषार्थों के माध्यम से जो है, यह हमने बताया 4 तरीके के जो पुरुषार्थ हैं हमारे। तो ये जो पुरुषार्थ हैं 4, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये आश्रमों के आधार हैं, यही आश्रम को आधार प्रदान करते हैं, है ना। तो ये मिली जुली चीज है। अब वर्ण आश्रम व्यवस्था क्या है? आपके सिलेबस में लिखा है वर्ण आश्रम, वर्ण आश्रम व्यवस्था। तो जो वर्ण है और जो आश्रम है, अब वर्ण क्या हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हो गए हमारे वर्ण। ठीक है। आश्रम क्या है? आश्रम है हमारे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम हैं। तो ये व्यक्ति के लिए है और ये समाज के लिए है, समाज को संचालित करने के लिए है और ये व्यक्ति को संचालित करने के लिए है। जब ये व्यक्ति, ये जो व्यक्ति, ये जो लोग हैं, मतलब हम इनको व्यक्तियों को संचालित करने के लिए ये क्रियाएं हैं, ये है। अब जैसे 0 से 25 साल तक ये व्यक्ति ये करेगा, है ना। 25 से 50 तक ये करेगा, 50 से 75 तक व्यक्ति ये करेगा, 75 से 100 तक व्यक्ति संन्यास की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाएगा और अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति करेगा। अब यहां ब्राह्मण का व्यक्ति भी यही करेगा, क्षत्रिय भी यही करेगा, वैश्य भी यही करेगा, शूद्र भी यही करेगा, सभी लोग यही करेंगे।
सभी लोग जो है इस प्रक्रिया का पालन करेंगे, है ना। तो इन दोनों को जो मिला के जो व्यवस्था बनी उसको हमने कहा वर्ण और आश्रम व्यवस्था, है ना, वर्ण आश्रम व्यवस्था। ठीक है, तो सभी लोगों को जो है इसका अधिकार था शुरुआत में। बाद में जाके ये जो 3 जातियां थी इनको द्विज जाति कहा गया या पवित्र जाति कहा गया, और ये जो शूद्र था इसको अपवित्र किया गया, कहा गया। क्यों क्यों कहा गया? क्योंकि शूद्रों को उपनयन करने का अधिकार नहीं था, संस्कार नहीं था। उपनयन के संस्कार से ही व्यक्ति शुद्ध होता है। वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति पैदा होते समय अपवित्र होता है, और उसको पवित्र कौन करता है? उसको पवित्र करता है एक उपनयन नाम का संस्कार। लेकिन शूद्रों को वो संस्कार प्राप्त नहीं था, चूंकि इसलिए जो है शूद्र जो है अपवित्र रह जाता है समाज में। ये कब स्थापित होता है? ये वैदिक पीरियड में नहीं होता, ये उत्तर वैदिक पीरियड में ये व्यवस्था स्थापित होती है। तो इस प्रकार हमारी जो है वर्ण आश्रम व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। अब ये वर्ण आश्रम व्यवस्था में दिक्कतें आना शुरू होती हैं कब? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इसमें दिक्कत आना शुरू होती है। क्या होता है? अब जो वर्ण व्यवस्था थी हमारी, वर्ण व्यवस्था थी जो हमारी, उसमें आप देखेंगे तो पहले थी कर्म या योग्यता पर बेस्ड थी, अब बाद में जाके हो गई वो जन्म आधारित, जन्म आधारित हो गई। तो भाई साहब एक बार जो ब्राह्मण बन गया, जो शूद्र बन गया, जो वैश्य बन गया, अब जीवन पर्यंत वो उसी वर्ण में रहता था, और यही जो वर्ण है धीरे धीरे जाति में तब्दील हो गया। इसलिए कहा गया कि जाति के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जाति कभी नहीं जाती। आप कितने भी योग्य हो जाएं, अगर आप एक बार शूद्र हो गए, आप शूद्र के घर में पैदा हो गए, आप भले ही मन से ब्राह्मण हो, ज्ञानी हो, बहुत ज्ञान रखते हो, लेकिन जाति आपकी हमेशा चिपकी रहेगी। इसलिए ये जो संक्रमण हुआ, इसने बहुत ज्यादा समाज में गंदगी पैदा कर दी भारतीय समाज में, और भारतीय समाज को कईयों पीछे ले गया, है ना। तो वर्ण व्यवस्था जो कर्म और योग्यता पर आधारित थी वो जन्म आधारित हो गई, और जन्म आधारित होने से ही समाज में जाति व्यवस्था का जन्म होता है। इसी से जाति व्यवस्था का जन्म होता है, जाति व्यवस्था को जन्म, इसी से जाति व्यवस्था को जन्म मिलता है। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में एक और चीज हुई, इसको हम बोलें कि पवित्रता के संदर्भ में देखें तो यहां पे कोई विभेद नहीं, कोई विभेद नहीं, सारे जो वर्ण हैं आपस में पवित्र अपवित्रता की बात ही नहीं होती, कोई विभेद ही नहीं था। मतलब ये कंसेप्ट था ही नहीं, पवित्रता जैसा कंसेप्ट था ही नहीं। कब? ये हम वैदिक पीरियड की बात कर रहे हैं, वैदिक में, और ये है उत्तर वैदिक। और भाई साहब ये जो उत्तर वैदिक पीरियड आया ना, इसमें जो है पवित्र और अपवित्र की बात होने लगी। जो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, और जो वैश्य था वो पवित्र माने जाते थे, इनको द्विज कहा जाता था, और जो शूद्र थे उनको अपवित्र कहा गया, अपवित्र कहा गया। तो पवित्रता और अपवित्रता की बात भी कहां आ गई? उत्तर वैदिक काल में आने लगी। अपवित्रता और पवित्रता की बात यहां शुरू हो जाती है। ठीक है, अपवित्रता की बात यहां शुरू हो जाती है। तो ये जो दो बड़ी विसंगतियां आई थी, इन्होंने समाज को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, और जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में अंततः परिवर्तित हो जाती है। मध्यकाल में आते आते अभी क्या हो रहा है? ये जो वर्ण व्यवस्था है किसमें परिवर्तित हुई? अब जाति व्यवस्था में हो गई। दिख रहा होगा आपको परिवर्तित होते हुए।
अभी क्या हुआ, मध्यकाल आते आते, ये उत्तर वैदिक काल की बात है, अब मध्यकाल आते आते अब उत्तर वैदिक पीरियड के बाद आप देखेंगे कि कुछ बड़े परिवर्तन होते हैं समाज में, और कई तरीके के स्क्रिप्चर समाज में गढ़े जाते हैं, लिखे जाते हैं। उन स्क्रिप्चर्स में, ज्यादातर स्क्रिप्चर्स में ये जन्म आधारित जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसको सपोर्ट किया जाता है। उसके सपोर्ट करने के कारण जो है मध्यकाल में आते आते ये व्यवस्था बुरी तरीके से समाज में, बुरी तरीके से स्थापित, पूरे भारत में जो है जाति व्यवस्था बुरी तरीके से स्थापित हो जाती है, और जन्म के आधार पर अब जो है वर्ण व्यवस्था मानी जाने लगती है ना। तो ऐसे इसका शुरुआत होती है और ऐसे इसका अंत होता है ना। और अभी वर्तमान में देखें तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जैसी चीज रह नहीं गई है ना। जाति व्यवस्था तो रह गई है, लेकिन वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं है, जाति रह गई है। जाति कभी नहीं जाती कहते हैं, और जाति का अभी पॉलिटाइजेशन हो गया है, राजनीतिकरण हो गया। तो जाति चली भी जाती, लेकिन राजनीति के प्रभाव में जाति नहीं जा रही है, ना शायद जाएगी। अभी निकट भविष्य में तो मुझे नहीं लगता कि जाति हमें जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जातिगत चीजों का उपयोग करके राजनीतिक पार्टियां कितना लाभ उठाने की कोशिश कर रही हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज भी आप आए दिन सुनते हैं कि जातिगत जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो, जाति ये पार्टी सपोर्ट करती है, वो पार्टी सपोर्ट करती है। मतलब जाति को सब लोगों ने टूल, वेपन बना के रखा है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें इनसे ऊपर उठ के वोट करना होगा। लोगों को समझना होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने लाभ के लिए काम करती हैं, ना कि लोगों के वेलफेयर के लिए उतना सोचती हैं। तो आपको भी उठना पड़ेगा, आपको लोकतंत्र की ताकत को समझना पड़ेगा, अपनी एक वोट की वैल्यू को समझना पड़ेगा, और आपको मत जो है अपना, वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यक्रम को देखकर, उनकी देश को बेहतर करने की इच्छा शक्ति को, विल को देखकर वोट करना पड़ेगा, ना कि एक्स जाति के सपोर्ट करने से, ना वाई जाति के सपोर्ट करने से, ना जेड जाति के सपोर्ट करने से। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि कुछ ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं वो किसी एक पार्टी की तरफ इंक्लिनेशन है, ठाकुरों का किसी एक की तरफ है, मुस्लिम का किसी एक की तरफ है, और कुछ जो है वो बेचारे कहीं नहीं है, जहां मौका है वहां वोट डाल आते हैं। तो बहुत बुरा डिस्क्रिमिनेशन हो गया है समाज में, इसको कहीं ना कहीं हमें बदलने की आवश्यकता है ना। तो ये हमारी मोटा मोटी बात थी। कल हम जो है संस्कार की बात करेंगे। जो 16 हमारे संस्कार हैं उनको एक एक करके देखेंगे कि कौन सा संस्कार है, और इनमें 3 जो महत्वपूर्ण संस्कार हैं उनके हम वैज्ञानिक महत्व को भी समझने की कोशिश करेंगे, है ना। इसके साथ और भी कुछ हम चर्चाएं करेंगे समाज से संबंधित, वो कल के लेक्चर में करेंगे, है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।